Zero Academy। स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। पिछले लेक्चर में हमने देखा था परसेंटेज के बारे में, और परसेंटेज में हमने एक पर्टिकुलर टॉपिक को कवर किया था और वो था इलेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको सारा चीज़ अच्छे समझ में आया होगा। अभी हम देखने वाले हैं आय व्यय पर संबंधित क्वेश्चंस। आय व्यय पर संबंधित प्रश्न, इस पर आधारित प्रतिशत के क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं आपके एग्जाम में, समझने के लिए तो बहुत ही आसान है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो। बस उसी लॉजिक को यूज करते हुए हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग इजी लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इसके क्वेश्चंस भी थोड़े से टफ होने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे एग्जाम में हम हड़बड़ी में गड़बड़ी कर बैठते हैं, मीन्स कम समय में सॉल्व करने के चक्कर में हमारा आंसर गलत आता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पता चलेगा कि इससे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं, और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे वो कहीं ना कहीं पे आपके एग्जाम में पूछा गया हुआ है। तो उसको समझने से पहले आप एक छोटा सा बात समझिए कि आय व्यय के साथ एक और शब्द हमेशा आता है और वो होता है बचत। आय को हम इंग्लिश में बोलेंगे इनकम, ये सब आप अच्छे से जानते हो, बट फिर भी व्यय हो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर, जिसको आप खर्च भी बोलते हो, और बचत को हम बोलेंगे सेविंग। ये तीन चीजें। अब समझिए कि मान लीजिए कोई पर्सन ए है, ये जितना कमाता है, जो कमाएगा उसको हम बोलेंगे उसका इनकम। इसका जो इनकम होगा उसी के अकॉर्डिंग ये अपने खर्च करेगा, और अगर पूरा खर्च ना करके कुछ बचा लेता है तो उसको हम बोलेंगे उसका सेविंग। बात समझ में आ रही है? तो इससे हमें ये साफ सब समझ में आता है कि किसी भी व्यक्ति का आय जो होता है वो उसके खर्च और उसके बचत के योग के बराबर होता है। मीन्स इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। हर कोई जानता है ना? आपको घर में 1000 रुपए दिए जाते हैं, आप 800 रुपए खर्च कर लिए, आपका 200 रुपए बच गया, तो वो 200 रुपए आपका सेविंग में चला गया। क्लियर बात है? उसी तरीके से हम पर्टिकुलर इनकम की बात करें तो एक और बात हमको ध्यान रखना होता है कि हम जब भी परसेंटेज पढ़ते हैं, परसेंटेज किसी न किसी के रेफरेंस में कैलकुलेट किया जाता है, किसी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि मैं बात करूं कि आपको लाभ या हानि निकालना है तो आप क्रय मूल्य के सापेक्ष में निकालते हो। आपको अपना प्रतिशत कि आपने कितना नंबर पाया, तो उस चीज के लिए आपको टोटल नंबर का एग्जाम वो एग्जाम टोटल कितने नंबर का था उसके सापेक्ष में आप कैलकुलेट करते हो। उसी तरीके से किसी का भी इनकम जो दिया जाएगा उसी को हम रेफरेंस मानेंगे और उसको ही 100% के बराबर मानते हैं। मतलब एक इंसान कितना कमाता है, उसका इनकम क्या है, वही उसके आय का 100% सोर्स होगा। बात समझ में आ रही? मतलब आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि अरे नहीं वो पापा तो दिए थे, वो फोन वाली दी थी ना, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। आपको बस इतना ही समझना है कि जो आप कमाते हो वही आपका 100% इनकम है, और उसका ही आपको खर्च करना है और उसी से ही आपको बचाना है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला, चूंकि मैथ्स वाले इसलिए फॉर्मूला बोलते हैं, अदरवाइज ये सिंपल सा तो लॉजिक है। और इस लॉजिक पर बेस्ड देखिए क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। 20% बचाता है, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है आपको? सेविंग। यदि उसका व्यय ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर 6000 रुपए है, तो मासिक बचत कितनी है? बचत प्रतिशत में दिया है, बचत आपको रुपए में पूछ रहा है। आपको जब भी इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप इनकम इज इक्वल्स टू 100% मानेंगे, पहला बात। दूसरा चीज, सेविंग आपको दिया हुआ है 20%, तो इसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? आपको पता है इन दोनों का योग इसके बराबर होता है। ठीक बात है? तो अगर आपको एक्सपेंडिचर चाहिए तो आप क्या करोगे? इन दोनों को घटा दोगे, इन दोनों घटा दीजिए तो एक्सपेंडिचर आपका निकल गया 80%। 80% इसका खर्च है, 80% में व्यय बोल रहा है कि ये 6000 रुपए के बराबर है। मतलब प्रतिशत के हिसाब से बोले तो 80%, रुपए के हिसाब से बोले तो 6000। कुल मिला के 80% 6000 रुपए के बराबर है। ये दोनों मान बराबर है, तो आपसे पूछ रहा है उसका मासिक बचत कितना है, ये वाला मान पूछ रहा है। बात समझ में आ रही है? सेविंग 20% है, तो इस 20% का रुपए में मान कितना होगा, सिर्फ ये पूछ रहा है। बहुत आसान। एक तरीका आप ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करके सिंप्लीफाई कर लो, बन जाएगा। दूसरा तरीका, आप एक एक नियम लगा लो। यूनिटरी मेथड जो आप जानते हो कि 80% का मान इतना है तो 1 का मान इतना होगा, तो 20% का मान, ये सब आप 5th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हैं।
आप प्रतिशत पढ़ रहे हो इसलिए मैं प्रतिशत की तरीके से बताऊंगा कि 20 का मान, जिसका मान निकालना है आपको ऊपर में रखना है, जिसके सापेक्ष आप निकालते हो उसको नीचे में रखते हो। ये जो सापेक्ष वाले का मूल्य कितना दिया हुआ है उसको आप यहां गुणा करते हो। आप मेरे पहले वीडियो देखे हैं इसलिए आपको ये सारा डिटेल पता है कि किस तरीके से काम करता है। आप इसको कटा दीजिए, आपको मिल गया 1500 रुपए। मतलब 20% सेविंग जो है वो कितने के बराबर है? 1500 रुपए के। तो यह व्यक्ति ए जो है वो 1500 रुपए अपना सेविंग करता है। था बहुत आसान। एक और आसान सा प्रश्न यहां पे एक देख लेते हैं कि एक आदमी अपनी आय का 24% मकान पे किराए विराए पे करता होगा, 62% अपने परिवार पे व्यय करता है। इंपॉर्टेंट क्या है? व्यय करता है। यहां पे देखिए एक ही खर्च दिया हुआ था, यहां पे दो खर्च दिए हुए। आपको समझ में आता है कि एक्सपेंडिचर एक बार आपको दिया हुआ है 24% अपने फैमिली पे, सॉरी मकान पे कर रहा है, हाउस रेंट पे कर रहा होगा। नेक्स्ट है 62% अपने फैमिली पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो इस हिसाब से टोटल खर्च इसका कितना हो गया? आप इसको जोड़ दीजिए और ये जोड़ने से आपको मिल जाता है 86%। तो इसका टोटल खर्च जो है वो 86% के बराबर है। ये तो हुआ उसका खर्च। आपको पता है कि इनकम हमेशा कितना होता है? 100%। तो 100 में से आप घटा दो एक्सपेंडिचर को, खर्च को, तो ये हो जाएगा आपका 14% के बराबर। कुल मिला के उसका सेविंग कितना हुआ? 14%। उसकी बचत 6300 रुपए हो। मतलब क्या बोलना चाह रहा है? देखिए यहां पे बचत बोल रहा है 6300, परसेंटेज में आया 14%। तो यही जो 14% है वो 6300 रुपए के बराबर है। बात क्लियर है? 14% 6300 रुपए के बराबर है। तो उसकी कुल आय कितनी है? मतलब ये 100% का मान पूछ रहा है। 14 का मान इतना, तो 100 का मान कितना, यही तो निकालना है। जैसे हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया यहां पर भी लगा दीजिए। 100% का मान चाहिए, जबकि 14% का मान आपको 6300 रुपए दिया हुआ है। ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करने से ये आपको मिलेगा 35,000 रुपए के आसपास। एग्जैक्टली आदमी ए का टोटल इनकम 35,000 है, जिसमें से वो 6,300 रुपए का सेविंग करता है और बाकी खर्च कितना करेगा? तो इसमें से आप इसको घटा दो तो उसका खर्च निकल जाएगा। या फिर आप 35,000 का 86% वैल्यू जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया वैसे फिर से कैलकुलेट कर लीजिए, तो उसका आपको खर्च मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछ क्या सकता है? बस यही सारी चीजें, तो आय, व्यय और बचत, इन्हीं तीनों शब्दों में से कभी इसका मान पूछेगा तो कभी इसका। क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा फिरा के देगा। और कैसे देगा अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राम का एक का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। अब देखिए जो आपका आय और व्यय जो है या व्यय और सेविंग जो है, उन सब चीजों को वो रेशियो के रिस्पेक्ट में दे रहा है। अब ये बोला व्यय और बचत, मतलब एक्सपेंडिचर और सेविंग, इन दोनों का अनुपात वो दे दिया 3:2 है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है। आय मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? इनकम। और इनकम क्या होता है? उसका खर्च और बचत का योग। तो खर्च कितना है इसका? 3, और सेविंग कितना है? 2। तो टोटल आप दोनों को डायरेक्टली जोड़ दो, 3 2 हो गया 5। ये 5 जो 100% के बराबर है, इसमें बोल रहा है कि 10% की वृद्धि हो जाती है। मतलब इसका जो इनकम है अब ये कितना हो जाएगा? अभी कितना था? 100% के बराबर 10% बढ़ जाता है। मतलब नया वाला कितना हो जाएगा? 110%। मतलब समझ में आ रहा है? पहले था 100, स्टार्टिंग हमको 100 लेके चलना है, 10% बढ़ गया मतलब कितना हो जाएगा? 110%। तो 110% का मान कितना होगा? क्या ये हम निकाल सकते हैं? इनकम जो है 5 था, ये 100 के बराबर था, तो 110% का मान कितना होगा? ये हम कैसे निकालेंगे? सीधी सी बात है, ये 5 है, इसका 110% आप निकाल लो, कुछ ऐसा हो जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, सिंप्लीफाई कर देते हैं, सॉरी ये हो जाएगा 55 और ये हो जाएगा एक डेसिमल, तो 5.5। पहले कितना था? 5, अब कितना हो गया? 5.5। तो ये हो गया इसका नया इनकम। नेक्स्ट बोल रहा है व्यय भी 12% बढ़ जाता है। स्वाभाविक सी बात है भाई, इंसान जब ज़्यादा कमाएगा तो ज़्यादा खर्च करेगा। तो जैसे ही इनकम बढ़ा इसका खर्च भी बढ़ गया। खर्च कितना था पहले से? 3, कितना बढ़ा? 12%। बात समझ में आ रही है? पहले था 3 और अब ये बढ़ गया 12%। 12% ये मान बढ़ गया। उसकी बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी? तो इसमें वृद्धि कितना होगा ये हमें निकालना है यहां तक। अब आप देखिए कि
इनकम जो है आपका वो 10% बढ़ा, इसलिए ये हो गया आपका 5.5। एक्सपेंडिचर जो है वो 3 था, अब वो 12% बढ़ गया। अब सोचिए आप, मैं केवल खर्च की बात करूं, मैं इनकम की बात नहीं कर रहा, मैं केवल खर्च की बात कर रहा हूं, तो आप किसी भी चीज को जब इंडिविजुअल बात करते हो तो वो इंडिविजुअली 100% के बराबर होता है। मतलब आप जितना खर्च कर रहे थे वो आपके 100% के मान के बराबर है। ठीक बात। अब उसमें 12% की वृद्धि हो रहा है, तो कितना हो जाएगा वो 112। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं इससे रिलेट नहीं कर रहा हूं। आप ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर हम तो इनकम को 100% मानते थे, तो अब आप ये एक्सपेंडिचर को कैसे बोल रहे हो, ऐसी वाली बात नहीं। हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि आपका जो भी इंडिविजुअल वैल्यू कभी भी आप कंसिडर करते हो उसको 100% के बराबर आप कंसिडर कर सकते हो, मानते हो कि मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं केवल खर्च की बात कर रहा हूं। तो केवल खर्च जो है मेरा 100% यदि होता तो उसमें अब 12% बढ़ रहा है। तो पहले अगर 100% था तो वो किसके बराबर हो रहा था, 3 अनुपात के बराबर हो रहा था। अब मुझे 12% बढ़ाना है, मतलब उसको 112% करना है, तो इसका मान कितना होगा ये मुझे निकालना होगा। जैसे कि मैंने इसका निकाला, तो ऑब्वियसली इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का 112%। हम कुछ इस तरीके से निकाल लेंगे, तो 336 और डेसिमल लगाएंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब 3.36। ये क्या हो जाएगा, इसका नया खर्च, एक्सपेंडिचर जो है वो कितना हो गया, 3.36 अनुपात के रूप में। अब आप तो जानते हो कि खर्च जो होगा, सॉरी इनकम, जो नया वाला इनकम जो होगा वो नया वाला खर्च और नया वाला सेविंग के बराबर होगा, ये हमें पता है। इनकम आपको पता है 5.5 हो गया है, खर्च आपको पता है कि 3.36 हो गया है, तो दोनों घटा दो ना, तो आपको तो सेविंग निकल जाएगा नया वाला। तो ये घटाने से हमको मिल जाता है कुछ इस तरीके से 2.14 नया सेविंग। कितना निकला, 2.14। अब आपको ये बात पता चल गया कि नया वाला जो सेविंग है वो है 2.14 और पहले वाला सेविंग कितना था, 2, यही तो पता है आपको। तो अगर हम दोनों को घटा दें तो डिफरेंस कितने का आएगा, 0.14 का। मतलब इसके सेविंग या बचत में कितने का वृद्धि हुआ, 0.14 का। लेकिन क्वेश्चन ये जो पूछ रहा है आपका, बचत कितना हुआ, सॉरी बचत में वृद्धि कितना हुआ, अनुपातिक तौर पे देखें तो कितना हुआ, 0.14। प्रतिशत के रूप में देखेंगे तो कैसे होगा, पहले कितना था 2, वृद्धि कितना हुआ 0.14। प्रतिशत निकालने का तरीका क्या होता है, जो आपको निकालना है उसको ऊपर में रखो, जिसके सापेक्ष निकालना है नीचे रखो, गुणा 100। ये वाला डेसिमल को आप नीचे लाओगे तो ये भी 100 हो जाएगा, और ये कट जाएगा, 2 से ये 7 बार में चला जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 7%। प्रतिशत के तौर पे देखें तो उसके सेविंग में 7% का इंक्रीमेंट हुआ, अनुपात के रूप में देखें तो 0.14 का हुआ। जैसे इसमें इसने वृद्धि पूछा, ऐसे ही क्वेश्चन में क्या करता कि सेविंग का परसेंटेज आपको दे देता, तो वो एक्सपेंडिचर में कितना वृद्धि हुआ ऐसा पूछ सकता है। बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपको यही चीज रेशियो में दिया था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वही चीज अब आपको परसेंटेज में देगा। क्लियर। तब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, अपनी आय का 75% खर्च करता है। अब आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि एक्सपेंडिचर तो 75% है, शेष बचा लेता है। शेष कितना होगा भाई, टोटल इनकम आपका 100 होता है, तो शेष मतलब यहां पे जो सेविंग होगा वो 25% होगा। क्लियर बात है। उसकी बचत में 20% की, सॉरी आय में 20% वृद्धि, पहले 100 था अब इसमें 20% और जुड़ रहा है, मतलब नया वाला जो इनकम होगा अब वो कितना हो जाएगा 120%। यह हो गया इसका नया इनकम। वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि करता है। अब एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, ये एक्सपेंडिचर जो पहले था, पहले कितना लेके चलते हैं उसको हम लोग 100। देखो फिर वही वाला कंफ्यूजन यहां पे नहीं होंगे, ये आपका क्या है, एक केस है, ये पहले वाला सिनारियो है आपका जिसमें एक्सपेंडिचर आपका 75% था। ठीक बात। अब जब आप इसको नया लेकर चलते हैं तो उस कंडीशन में भाई जो भी मेरा खर्च था वो मेरे लिए 100% था, अब उसमें मुझे वृद्धि कितना करना पड़ रहा है, 10% की करना पड़ रहा है। मतलब अब हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वो कुछ तरीके से हो जाएगा कि जो भी टोटल वैल्यू था पहले, उसको यदि मैं अपने 100% के बराबर मानूं तो अब मेरा हो जा रहा है 110%।
पहले मैं इसको 100 के बराबर माना, तो अब मुझे 110 का मान निकालना है, जैसे कि हमने यहाँ पे कर रहे थे। बस यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करने से हमको मिल जाता है 25 या 25 चौक 2 5 5 और ये हो जाता है आपका बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 8.5। ये क्या हो गया आपका प्रतिशत, सारा मान प्रतिशत में दिया हुआ है, यह भी आपका प्रतिशत में ही आएगा। तो नया वाला जो एक्सपेंडिचर था वो कितना हो गया 82.5%, पहले कितना था 75%। ठीक, वृद्धि समझ में आ रहा है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, हमें इसमें कितना इंक्रीमेंट होगा ये हमें जानना है। तो इस चीज के लिए हमें पता है कि अब नया इनकम हो चुका है 120%, इसमें एक्सपेंडिचर को यदि मैं माइनस कर दूं 82.5 को मैं घटा दूं तो मुझे नया वाला सेविंग निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है। ये हो गया 5, यहाँ पे 1 आ गया, ये हो गया 7, 1 आ गया 9, तो ये हो गया 3, 37.5% ये हो गया इसका नया वाला बचत। और पहले कितना था 25, तो वृद्धि कितना होगा, ये वाला नया, पुराना वाला 25, दोनों को घटा दो, घटाने से मिलता है 5, यहाँ हो गया 2 और ये हो गया 12। कितना आ गया, वृद्धि कितना हुआ 12.5% का। कितने प्रतिशत, प्रतिशत मान में यदि मैं निकालूं तो ये कितना हो गया 12.5, इतना वृद्धि हुआ है। तो वृद्धि को ऊपर में लिखते हैं, पहले कितना था उसको रेफरेंस मानते हैं 25, उसको नीचे लिखेंगे, गुणा 100 करते हैं प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। आप यहाँ से कटा दो, ये हो गया आपका 4, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये वाला डेसिमल यदि आप हटाते हो तो नीचे में आ जाता है 10। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 0, तो ये हो गया 50 और ये आ जाएगा आपका मान प्रतिशत में। तो फाइनल आंसर आपका कितना आया 50%। ये क्या था, इसके सेविंग में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा, तो वो है आपका 50%। कैसे कैलकुलेट करना है समझ में आ रहा है। आपको या तो रेशियो में देगा या तो आपको परसेंटेज पे देगा। कुछ इस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करने पड़ेंगे। अब इससे और डिफरेंट क्वेश्चंस इसमें कैसे बन सकते हैं वो देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर और 1/4 भाग 8% पर और शेष को 10% पर निवेश करता है। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपए है तो उसका पूंजी कितना है। सिंपल सा बात है कि क्वेश्चंस ये कहता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है जिसका उसका अपना पूंजी जो बोलना चाहिए वो है एसेट्स उसके पास एक्स, ये उसका पूंजी है पहले से। अब इसका ये पहले से कितना पैसे था उसके पास एक्स, अब उस एक्स का 1/3 भाग, मतलब ये जो पहले से जितना था उसका 1/3 भाग को वो 7% पे देता है। वैसे ही इसके 1/4 भाग को वो 8% पे देता है। फिर बोला शेष भाग को 10% पर, तो शेष भाग कितना बचेगा। तो कभी भी आप इस बात को समझिएगा, जब फ्रैक्शन में बात आती है, जब ऐसे भिन्न में बात आती है, तो टोटल जैसे हम परसेंटेज में 100 लेकर चलते हैं, फ्रैक्शन में हम उसको 1 लेकर चलते हैं। तो पहले कितना था 1/3, उसके बाद 1/4, तो इस टोटल को इन दोनों का मैं यदि टोटल कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 7/12। ये हो गया इतना, ये दोनों को मिला के हो गया, और टोटल कितना था 1, तो 1 में से हम इसको घटा देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5/12। या तो आप इसको ऐसे बोलोगे या आप क्या बोलोगे कि एक कितना था x/3, दूसरा कितना था x/4 और टोटल कितना था x, मतलब इन दोनों में आप x लिख दो, ये x/x/, तब भी आपका आंसर कितना हो जाएगा 5x/12, मतलब वही चीज़ है। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो गया, शेष जो बोल रहा है वो 10% पर, तो शेष कितना आया था हमारा 5x/12, इस पर 10% निवेश करता है। अच्छा, ये प्रतिशत मतलब क्या बोलना चाह रहा है, निवेश करता है का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अपने पूंजी के इतने रुपए में इतना प्रतिशत पर निवेश कर रहा है, मतलब इतना % वो उस पर इंटरेस्ट ले रहा है। बात समझ में आ रही है। आप जो साधारण ब्याज पढ़ते हो बस वही चीज़ कहना चाह रहा है कि इतने रुपए को वो 7% के साधारण ब्याज पे दिया, इतने रुपए को वो 8% के साधारण ब्याज पे दिया और इतने को वो 10% के साधारण ब्याज में दिया। बात समझ में आ रही है। यदि उसका वार्षिक आय 561 रुपीस है, मतलब
उसके इस वार्षिक आय की बात कर रहा है। ये तो उसका पहले से है, एक्स पूंजी उसके पास पहले से है, लेकिन आय जब आएगा तो वो उसमें एक्स्ट्रा उसको जो मिल रहा है वो ये है, एक्स्ट्रा की बात कर रहा है। ये पूंजी पहले से ही एक्स था और उसमें उसको 561 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है, तभी तो वो उसका आय कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये एक्स्ट्रा 561 रुपए कहां से आएगा? इस प्रतिशत के कारण। मतलब वो जो ब्याज पा रहा है अपने इस पूंजी में, जो ब्याज पा रहा है वो ब्याज कितने के बराबर है? 561 रुपए के बराबर। इस चीज को आप सिंपली समझिए कि इतना पैसा इतना इंटरेस्ट, तो आप इसको सिंपली कैसे सिंप्लीफाई करोगे? x/3 पर वो 7% का ब्याज पाता है। आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या लिखते हो? PRT/100, यही करते हो। समय आपको क्या देता है? 1 साल के लिए। प्रिंसिपल है आपका x/3, रेट है आपका ये 7/100 और t समय 1 साल के लिए बोल रहे हैं, मतलब 1। बात समझ में आ रहा है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो 1 ना लिख के मैं डायरेक्ट इतना बस लिखूं, ये किसके लिए हो गया? पहले वाले के लिए। प्लस दूसरे वाले के लिए कितना हो जाएगा? x/4 इंटू 8/100 प्लस तीसरा वाला हो जाएगा 5x/12 इंटू 10%, तो 10/100। तो ये जो टोटल होगा वो किसके बराबर होगा? सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 661 रुपए। बात समझ में आ रही है? यहां से टोटल हम x कॉमन निकाल लेंगे, अंदर सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 7/300 प्लस यहां से आप इसको कटा दो तो ये हो जाएगा 2/100, x मैंने कॉमन निकाल लिया, प्लस यहां से ये हो जाएगा, इन दोनों कटा देते हैं, 5 से ये कटा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/24 बराबर 561 रुपए। सो x इज इक्वल्स टू, सिंप्लीफाई करेंगे हम, सिंप्लीफाई करने से डायरेक्टली हमको मिलता है कुछ इस तरीके से, और ये हो जाएगा हमारा आंसर 6,600 रुपए। मतलब उसका टोटल जो पूंजी था, मतलब उसका प्रिंसिपल अमाउंट जो था पहले उस व्यक्ति के पास 6,600 रुपए था, उस 6,600 रुपए का 1/3 भाग को 7% से दिया, 1/4 को 8% पे निवेश किया और 5/12 को 10% पे निवेश किया, तब जाके उसको जो ब्याज मिलता है वो है उसका 661 रुपए। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये तो था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई आदमी अपनी पूंजी का 1/4, फिर उसी तरीके से जैसे ये था, A का पूंजी मैं x मानता हूं, तो उसका 1/4 1/4 को वो 3% पे इन्वेस्ट करता है, प्लस 2/3 भाग को, अपने टोटल पूंजी के 2/3 भाग को 5% पे इन्वेस्ट करता है, तथा शेष कितना हो जाएगा? पहले था इसका 1/4, दूसरा कितना था 2/3, और टोटल कितने को मानते हैं? 1 को। हम इसमें से घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3, 8/12, 11 मीन्स 1 माइनस 11/12, तो ये मिल जाएगा हमारा 1/12। तो शेष हिस्सा इसका कितना बच गया? 1/12। तो x/12 जो होता है उस पर कितने का मिल रहा है उसको? 11% का, तो ये हो जाएगा 11% का। और ये किसके बराबर होगा? हमें पता है PRT/100 बराबर क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज जो होता है। देखिए हमने यहाँ पे भी साधारण ब्याज निकाला था, तो वही चीज यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा? उसका साधारण ब्याज होगा। हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, सिंप्लीफाई करके ये होता है 3x/400 प्लस 10x/30 प्लस 11x/1200, ये हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। दिस इंप्लाइज दैट, ये सिंप्लीफाई करने से मिलता है x/20, और ये है हमारा साधारण ब्याज। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? प्रतिशत ब्याज क्या है? क्वेश्चन ने पूछा प्रतिशत ब्याज क्या है। यहां पे आपको क्या दे रहा था? आपको साधारण ब्याज दिया हुआ था, तो टोटल अमाउंट पूछा था, प्रिंसिपल अमाउंट पूछा था, लेकिन यहां पर आपको ना प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है वो, ना आपको साधारण ब्याज वो दिया हुआ है। ये दोनों का काम नहीं है, प्रतिशत में चाहिए आपको साधारण ब्याज। ठीक बात है। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? जिसका प्रतिशत निकालना होता है उसको हम रखते हैं ऊपर में, मतलब साधारण ब्याज को रखूंगा मैं ऊपर में। किसके सापेक्ष निकलेगा वो? जितना अमाउंट उसका पहले से था, प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब P के सापेक्ष में गुणा 100। तो ये हो जाएगा इसका SI परसेंटेज यदि मुझे निकालना है तो। दिस मच इक्वल्स टू SI आया है मेरा x/20, और प्रिंसिपल अमाउंट मेरा पहले से जो उसका जो पूंजी था उसको हमने x माना हुआ है, और ये हो जाएगा बट्टा 100
ये कैंसिल करेंगे, 20 से 5 टाइम्स में जाएगा तो ये हो जाएगा 5%। मतलब उसने इस टोटल पूंजी पे आपका ये जो x जो पूंजी था उस पे टोटल उसको कितना प्रतिशत ब्याज मिल रहा है? 5%। अलग अलग हिस्से के लिए वो अलग अलग ब्याज में दिया था, 1/4 को 3% में, 2/3 को 5% में, अलग अलग खंड को वो अलग अलग प्रतिशत पे दिया हुआ था। लेकिन टोटल की बात करें, एक साथ यदि हम बात करें तो किसके बराबर हो जाएगा? हमारा 5% के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके के डिफरेंट क्वेश्चंस आय व्यय पर संबंधित प्रतिशत के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रतिशत बहुत ही वास्ट टॉपिक है क्योंकि इसका यूज हर जगह पे है। जैसे कि अभी हमको इसके अलावा भी परीक्षा वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वेन डायग्राम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं और जनरल मिक्स्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ऐसे हम आगे वीडियो पे और देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। कहीं पर कुछ भी चीज़ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप जानते हो, अदरवाइज टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो अभी के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए मेरे साथ। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।